चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। An atomic orbital is a mathematical function an atomic orbital is a mathematical function that describes the wave-like behavior that describe the wave-like behavior of an electron around the nucleus full stop. This function gives the probability of finding of electron around the atom's nucleus. तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम बोहर के मॉडल की बात करते हैं तो बोहर के मॉडल में बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक शार्प रेडियस के पाथ में घूम रहा है ना, शार्प रेडियस के पाथ में घूम रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस हैं वो इस रिंग के अंदर ही है 100%। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस रिंग के अंदर ही कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो श्रोडिंगर्स मॉडल है दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उसमें वो कहता है कि इस रिंग में होना जरूरी नहीं है, वो कहीं आपका यहाँ पर हो सकता है, मतलब दैट मीन्स इस रिंग में कहीं पे यहाँ पर हो सकता है, वो इस जगह पे हो सकता है, इस रिंग टाइप से में घूम रहा हो। इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर हो सकता है या इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्फेरिकल वॉल्यूम है, उसमें कहीं पर प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये रिंग्स देखिए, रिंग तो आपकी एक है, एक ये रिंग है, एक ये भी एक रिंग हो सकती है, ये भी एक रिंग हो सकती है, ये भी एक रिंग हो सकती है। तो अगर इन सारी रिंग्स को मैं जोड़ दूं तो आपका क्या बन जाएगा, शेल बन जाएगा। और रिंग की रेडियस में छोटी या ज्यादा कर दूं तो फिर फाइनली आपके पास क्या बनने लगे, स्पेयर बनने लगेगा, इस तरीके से कुछ बनने लगेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोलता है कि ये पूरा स्पेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर प्रेजेंट हो सकता है, और जो प्रेजेंट हो सकता है हम उसको डॉट से दिखाएंगे। डॉट का मतलब जहां पर हम ज्यादा डॉट प्लॉट करेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां पर हम कम डॉट प्लॉट करेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड प्रोबेबिलिटी आपकी कम है, ठीक है। एक मैथमेटिकल मैपिंग है। एटम को, ऑर्बिटल को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली जो हमने श्रोडिंगर्स इक्वेशन यूज करी है वो जो आउटपुट देती है, वो जो रिजल्ट देती है वो डॉट्स में प्लॉट करती है। जहां पर ज्यादा डॉट्स बनती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जहां पर कम डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉन के फाइंड प्रोबेबिलिटी वहां पर कम है। और उन डॉट की प्लॉटिंग से एक शेप बनकर आती है और उस पर्टिकुलर शेप को बोला जाता है ऑर्बिटल। और ये ऐसे की बजाय ऐसे भी तो है। जब इसी डिस्क इसको आप ऐसे करोगे तो ये स्पेयर का रूप नहीं लेने लगेगा। किस में? बोहर में है वो। हाइजेनबर्ग के हिसाब से ये वाला है जो मैंने बनाया, जो डॉट को प्लॉट करेगा, ये हमने बनाया है ना। अल्फा रे पार्टिकल वाला। अल्फा रे स्कैटरिंग वाले ने तो केवल एक बात बताई कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज छोटी जगह में कंसंट्रेटेड। उसका रिजल्ट ये है। रदरफोर्ड के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया,
रदरफोर्ड के मॉडल ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे स्पेसिफिकली है। बट सर अगर ये होता तो वो स्क्रीन पे शो ही ना करते ना, बहुत सारी जगह पे था, वो तो मैक्सिमम जगह पे स्क्रीन पे हाईलाइट होगी। अगर ये होता तो ऐसा ट्रैक हो जाती है ना पार्टिकल। ये ऐसा हो जाता, दैट मीन्स ये तुम एक डॉट को क्या मान रहे हो, एक डॉट को एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हो, तो यही तो गलती कर रहे हो। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे तो मैंने यहाँ पर 30-40 डॉट बना दी तो 30-40 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो डॉट तो मैं यहाँ पर 2-3 हजार भी बना सकता हूँ, तो 2-3 हजार इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना है। जितनी ज्यादा डॉट है इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जितनी कम डॉट है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ये है यहाँ पर, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या चीज दोबारा बोलो। साइज स्क्वायर था, हाँ, तो वो भी प्रोबेबिलिटी बता दी इलेक्ट्रॉन की, ये प्रोबेबिलिटी तो दोनों बराबर है। ये भी मतलब ये क्या, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता रहे ना। हाँ तो यही तो साई स्क्वायर से प्लॉट हो रहा है। साई स्क्वायर की जो प्लॉटिंग है उसी से हमने डॉट बनाई है, ये जो डॉट है ये साई स्क्वायर से ही आ रही हैं। हाँ, साई स्क्वायर को जो हम प्लॉट करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाता है। 1s का साइज, 1s का जो साई स्क्वायर है वो 1s का अपना अलग है, जो साई स्क्वायर है वो 2s का अपना अलग है। जब इनकी मैथमेटिकल प्लॉटिंग करते हैं तो आपको एक डॉट मिलती है, और इन्हीं डॉट से जो शेप बनती है उसको हम ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं। अच्छा ठीक है, लाइए चलिए यहाँ पे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, तो पहले यहाँ पर देखिए 1s ऑर्बिटल को यहाँ पे हम बनाते हैं। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपकी z एक्सिस है ना। और यहाँ पर बीच में आप क्या होगा आपका, यहाँ पर बीच में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो 1s ऑर्बिटल है उसमें वहाँ पर कहता है कि जो ये डॉट्स हैं इनकी प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से आती है। दैट मीन्स मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, ब्लू कलर का। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके जो है 1s ऑर्बिटल के लिए मैथमेटिकल प्लॉटिंग आती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी मैथमेटिकल प्लॉटिंग आती है, जहां पर ज्यादा डॉट बनाई है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर ज्यादा है, और जहां पर कम डॉट बनाई है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर कम है। तो इस तरीके से बनता है आपका 1s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल को देखते हैं। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपकी z एक्सिस है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है।
कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको ये बीच में दिख रहा है एक पर्टिकुलर शेल है पूरा, जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई भी डॉट मैंने प्लॉट नहीं करी है ना। तो ये जो यहाँ पर ये आता है, ये जो यहाँ पर ये बीच में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड, रेडियल नोड का मतलब है कि न्यूक्लियस से आप इतनी डिस्टेंस पर आप कहीं पर भी जाइए, इधर जाइए इधर जाइए इधर जाइए, न्यूक्लियस से एक स्ट्रिंग बांध लीजिए, धागा बांध लीजिए इतनी डिस्टेंस का, उस पर आप कहीं पर भी जाइए, आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की कोई प्रोबेबिलिटी वहां पर नहीं मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर जीरो है। जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उस पॉइंट को बोला जाता है नोड। और क्योंकि ये न्यूक्लियस से इतनी ही डिस्टेंस पर है हर जगह पर, तो इसे बोला गया है रेडियल नोड। और अब आपको अगर यहाँ पर देखें तो इतनी स्ट्रिंग से बंधे हुए पर अगर आप चारों तरफ से घुमाएं तो आपको एक स्पेयर बनने लगेगा, तो इसे बोलते हैं रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड। रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई भी इस तरीके का नोड प्रेजेंट नहीं है। 1s में कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं है और 2s के अंदर आपका एक रेडियल नोड प्रेजेंट है ना। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो इस 2s के अंदर जो छोटे वाला जो मैंने गोला बनाया है वो 1s है, फिर बाहर वाला जो बड़ा है वो 2s है। ऐसा नहीं है, ये आपका 1s है और ये आपका 2s है। किसी एटम के पास दोनों ऑर्बिटल होंगे तो ये सारी चीज इसी के अंदर मर्ज है, ठीक है। ये जो सारी चीज है इसको उठाकर वापस इसके अंदर मैं मर्ज कर दूं तब इस एटम के पास 1s है और फिर से इसके बाद 2s भी है, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली अलग अलग 1s आपका ऐसा दिखता है, 2s आपका ऐसा दिखता है। जहां पर ज्यादा डॉट्स हैं प्लॉट है वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां पर कम डॉट्स प्लॉट है वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड प्रोबेबिलिटी कम है। और बीच में आपको अगर ऐसा रीजन मिल रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड, ठीक है। इसको बनाइए। ये आपका है 1s, ये आपका है 2s।
हो गया। चलिए अब p ऑर्बिटल देखते हैं। p ऑर्बिटल्स, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। x, y और आपका z, x, y और आपका ये z। पहले यहाँ पे हम देखेंगे 2px को। 2px, जो 2px ऑर्बिटल है वो आपका x एक्सिस के अलोंग है केवल, और ये इस तरीके से आपका x एक्सिस के अलोंग इस तरीके से आपकी ये यहाँ पर ये डॉट्स ये बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये डॉट्स बनती हैं, और इन डॉट्स से इस तरीके से एक डंबल शेप आपकी आती है। इस तरीके से आपकी शेप बनती है। ठीक है, इसे कई बार ये एनक्लोज करते हुए ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है बना हुआ इस तरीके से डॉट से ही है, ऐसे से बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी जो जिम में डंबल रहते हैं तो उसमें तो एक रोड रहती है, दो डिस्क रहती हैं, ये अभी के डंबल हैं। पुराने टाइम के जो डंबल रहते थे तो कास्ट आयरन से बने होते थे, तो अगर आप देखो तो वे इस तरीके के दिखते थे, इस तरीके के कास्ट आयरन के डंबल रहते थे, है ना। तो डंबल DUMB बल है क्या है, स्पेलिंग देख लेना। DUMBBEL है क्या है, डंबल की स्पेलिंग क्या आएगी? DUMBELL, DUMBELL। तो डंबल शेप आपके हैं। ठीक है, तो इस टाइप की इनकी शेप आती है। ये आपका 2px है। अगर आप देखें 2py को, तो 2py वाला क्या होगा, वो y एक्सिस के अलोंग होगा, सेम यही काम y एक्सिस के अलोंग आपका आएगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पर फिर डॉट्स की प्लॉटिंग है, यहाँ पर फिर ये इस तरीके से डॉट्स की ये प्लॉटिंग है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो 2pz है, जो आपका है 2pz में सेम काम आपका हो रहा होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर आपका ये आपका इस तरीके से ये आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आते हैं ये 2px, 2py और 2pz। ये बनाइए।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये तो आपका है 2px है ना, ये आपका 2px है। अगर कोई आपसे पूछे कि 3px की स्ट्रक्चर बनाइए, अगर आपसे कहे कि 3px बनाइए, तो 3px बनाइए जरा अपनी कॉपी पे 3px को बनाइए। 2px यहाँ पे बना हुआ है, आप मुझे बनाकर दिखाइए कि 3px कैसा दिखेगा। इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ? जो 2px बना हुआ है और जो 3px बनाया, क्या अंतर बनाया उसमें? देखिए अगर आपको लगता है कि ये 2px है और 3px में क्या होगा, जैसे दो बैलून हैं, बैलून में हवा भर दो तो और बड़े बैलून हो जाएंगे ये, तो जैसे 2px है ऐसे 3px और बड़े बड़े बना दो इनको, ऐसे ही होगा कि अगर ये हाँ, अगर आप 2px ऐसा है और 3px को ऐसा बनाते हैं कि ये थोड़ा बड़ा बना दो बस, और क्या अंतर आएगा इसमें, तो ये आपका 3px हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा है ना। 3px में बेसिकली होगा क्या, वैसे तो अभी नोड पढ़ेंगे कितने नोड आते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2px बना रहे हो तो साथ में 3px कैसा दिखेगा। 3px में कुछ इस तरीके से होगा कि ये आपका पहले इस तरीके से ही होगा, ये फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर आपका फिर ये हो जाएगा, फिर ये आपका ऐसा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, और फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 3px। दैट मीन्स वही डॉट्स, ये जो शेप हमने बनाई है ये डॉट्स से ही बनी हुई है, ठीक है। ये जो शेप है ये डॉट से ही मिलकर बनी हुई है। जहां पर ये बिल्कुल इस एक्सिस से चिपक गया है वहां पर क्या कोई भी डॉट आ सकती है? वहां पर तो ये 0 हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इस न्यूक्लियस से इतनी रेडियस की एक रस्सी बांधे, ये इतनी रेडियस की एक रस्सी बांधे हैं है ना, अगर आप न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस की एक रस्सी बांधें तो उससे चारों तरफ कहीं पर भी घुमाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की कोई प्रोबेबिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब 3px के अंदर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये एक रेडियल नोड है, रेडियल नोड है ये। अच्छा, एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है, एक मुझे यहाँ दिख रहा है, तो क्या मैं ये कहूँ कि 3px में 2 रेडियल नोड हैं या एक ही बोली जाएगी? एक ही बोली जाएगी। यहाँ से सेम उतनी ही डिस्टेंस बांध के मैंने घुमाया है, ठीक है, तो वो एक ही रेडियल नोड बोली जाएगी। दूसरी रेडियल नोड तब होती जब यहाँ से रस्सी की इसकी लंबाई थोड़ी सी बदल जाती और फिर मैं कुछ घुमाता, ऐसे तो हो नहीं रहा, सेम उतनी ही डिस्टेंस पर मुझे हर जगह वो मिल रहा है, तो ये कंबाइंड एक रेडियल नोड बोली जाएगी। तो अगर आप देखें तो 2px के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं है ना, और 3px को देखें तो 3px के अंदर एक रेडियल नोड है, और ये इस तरीके की शेप का आपका बनता है।
एक छोटा इस तरीके से आता है शेप और एक फिर एक बड़ी शेप रहती है। तो ये बनता है आपका 3px। इसको बनाइए। हाँ नहीं, वो 2px आप छोड़ दीजिए, वो तो बनाया हुआ है, मुझे दोबारा ना बनाना पड़े इसलिए मैंने वो मिटाया नहीं था। आप 3px बना लीजिए, आपको पता रहना चाहिए कि 3px और 2px की शेप में अंतर है। अगर अब आपसे बोला जाए कि 4px बनाइए तो उसमें क्या करेंगे? हाँ, उसमें एक ये ऐसे, फिर ये ऐसे बड़ा, फिर एक और बड़ा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर 2 रेडियल नोड आ जाएंगे, एक ये और एक फिर यहाँ पर रेडियल नोड आ जाएगी। कहाँ के बीच में? इसके बीच में? नहीं, वो इस तरीके से पूरा ठीक नहीं बना है, वो यहीं से स्टार्ट होता है सारी कहानी वो यहीं से ही है वो। हाँ, इसमें भी वो यहीं से ही है, वो बिल्कुल यहीं से ही ये बनता है ना, यहीं से ही बनते हैं ये, है ना। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, डी ऑर्बिटल्स को देखते हैं। डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है। इसमें मैंने z एक्सिस इंटेंशनली नहीं बनाई है जिससे पिक्चर थोड़ी सी क्लियर दिखे। यहाँ पे मैंने x एक्सिस छोड़ दी है, एक्सिस अपने आप में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है, यहाँ पर आपकी ये x एक्सिस है और यहाँ पर आपकी ये y एक्सिस है, यहाँ पर आपकी ये x एक्सिस है, यहाँ पर आपकी ये y एक्सिस है और यहाँ पर आपकी ये z एक्सिस है। अब मैं इसको डॉट में नहीं बना रहा क्योंकि डॉट में बनाने में टाइम लगता है। डॉट आप समझ गए होंगे कि डॉट से एक पिक्चर बन के आती है, वो डंबल शेप की दिखती है या स्पेयर टाइप की दिखती है। तो पहला हम यहाँ पर ऑर्बिटल बना रहे हैं 3dxy। जो 3dxy होगा उसमें जैसे कि P के अंदर 2 डंबल थे, मतलब डंबल के अंदर 2 लोब्स हैं, जो उस डंबल में एक साइड में ये दिख रहा था बैलून टाइप से, एक साइड में ये, उन्हें बोलते हैं लोब्स। तो जैसे P ऑर्बिटल में 2 लोब्स हैं, उसी तरीके से D ऑर्बिटल में आपकी 4 लोब्स हैं। ये लोब कहाँ पर प्रेजेंट है? ये लोब आपकी इसमें x और y एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। एक लोब आपकी ये रही, एक लोब आपकी ये रही, है ना, एक लोब आपकी ये रही और एक लोब आपकी ये रही, है ना। ये सब सेम ही शेप की हैं। ये थोड़ी पतली दिख रही है, थोड़ी मोटी दिख रही है, वो ऐसा नहीं है क्योंकि x एक्सिस को हमने थोड़ा सा ऐसा करके देखा हुआ, वो हैं सब सेम ही।
तो 3dxy में जो भी लोब्स हैं वो x और y एक्सिस के बिल्कुल बीच में लाई पड़ती हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से एग्जैक्ट 45 डिग्री पर आपको यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है जो डॉट्स है सबसे ज्यादा मिलेंगी। ये जीरो एक्सिस पर यहाँ पे मिलेंगे जीरो, 90 डिग्री पर जीरो, उसके बीच में 45 डिग्री पर आपको मैक्सिमम ये मिलेगा। ठीक, चलिए अगला चलिए 3dxy 3dyz। तो बताइए yz में फिर ये सब कहाँ चल रहा होगा, y और z एक्सिस के बीच में होगा। तो ये y और z एक्सिस है तो एक लोब आपकी ऐसे आ जाएगी, एक लोब आपकी ऐसे आ जाएगी, फिर एक लोब आपकी ऐसे आ जाएगी और एक लोब आपकी ये इस तरीके से ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 3dxy yz है। अगला आपका है 3dzx। तो 3dzx में क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से एक लोब आपकी ये आ जाएगी, एक लोब आपकी ये आ जाएगी, एक लोब आपकी ये आ जाएगी और एक लोब आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए 3dx² माइनस y²। देखिए इसके लिए उसने बोला हुआ है कि आप इसको 3dxy की जगह yx लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3dzx को आप xz भी लिख सकते हो स्ट्रिक्टली, लेकिन इसको 3dx² माइनस y² ही लिख सकते हैं। इसको स्ट्रिक्टली 3dy² माइनस x² नहीं लिख सकते। और यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जो ये लोब्स हैं ये एक्सिस के अलोंग हैं। ये इस एक्सिस के अलोंग होगी, ये आपकी इस एक्सिस के अलोंग होगी, ये आपकी इस एक्सिस के अलोंग होगी, ये आपकी इस एक्सिस के अलोंग होगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, जो लोब्स हैं वे एक्सिस के अलोंग हैं और 3dxy में जो हैं वे एक्सिस के बीच में हैं। आप ऐसे ही मान लीजिए इन चारों को 45 डिग्री घुमा दिया तो आपको ये बनता है और ये बन जाता है आपका 3dx² माइनस y²। अगला आपका है 3dz²। 3dz² में जो दो लोब्स हैं वो pz की तरह हैं। पहले तो ये आपका ऐसा एक ये है, ठीक है, और एक आपका ये है, ऐसा है ये। और यहाँ पर xy जो प्लेन है, xy प्लेन मतलब x और y एक्सिस का जो प्लेन है उसमें एक डोनट शेप टाइप की स्ट्रक्चर है ना, ऐसे जो है जैसे वो होता है ना इडली वड़ा, वड़ा जो होता है, डोनट हम नहीं जानते हैं, डोनट अमेरिका का खाने की चीज़ है मेनली, यहाँ पे भी मिल जाती है। लेकिन जो वड़ा होता है वो ऐसे ऐसा होता है ना, सर्कुलर रिंग टाइप से होता है और उसमें एक तरीके से वॉल्यूम है। रिंग तो ऐसा हो जाएगी उसका वॉल्यूम 0 है, लेकिन डोनट क्या होता है, ऐसा होता है। ये समझ गए ना किस टाइप की शेप है ये डोनट टाइप की शेप है। ये ऐसा भी होता है कि जो वो होता है, ये आपने देखा होगा, ये आपने देखा है बच्चा जब रोने लगता है तो उसको दे देते हैं, है ना, बेबी सूथर इसको बोलते हैं। बेबी सूथर, बेबी बोलते चुप हो जाता है। तो जैसे ये बेबी सूथर है, ऐसे दो बेबी सूथर बैक टू बैक ऐसे लगे हुए हैं, तो आपको बीच में डिस्क टाइप से या डोनट टाइप से दिख जाएगी और ऊपर यहाँ पर ये दो ये लोब्स टाइप से हैं। तो ये बेबी सूथर टाइप की शेप इसकी होती है। ठीक है, बेबी सूथर है ना, जो बेबी सूथर है ये उस टाइप की शेप का आपका होता है। तो दो बेबी सूथर बैक टू बैक आपके लगे हुए हैं, इससे बन जाता है आपका 3dz²। हाँ, ये वाले ऑन द एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस के एग्जैक्ट बीच में एक तरीके से हैं। नहीं, मैंने तो एक्सिस को मतलब ऐसे बोर्ड में ऐसे बनाने की कोशिश नहीं करी है। तो जेड एक्सिस तो यहाँ है, जेड एक्सिस को तो मैंने जेड एक्सिस कहाँ बनाई है, पहले तो ये बताओ। ये मेरी जेड एक्सिस, मैंने जेड एक्सिस को ऐसा बनाया है, मतलब जेड एक्सिस तो मैंने बोर्ड के प्लेन में बनाई है। अब ऑब्वियस है कि एक्स और वाई एक्सिस आपकी इस तरीके से आएंगी, एक मतलब आपको वाई ऐसा लाते हो तो फिर एक्स ऐसे आएगी। लेकिन अगर ऐसे ऐसे बनाते हैं तो प्रोजेक्शन या दिखने का ढंग थोड़ा कम क्लियर होता है। इसमें हाँ, अगर तुम केवल इसको मैं इमेजिन करना चाह रहे हो तो फिर तुम इसे जेड को ऐसे इमेजिन कर सकते हो, तो ऐसे हैं, आप इसे ऊपर से देख रहे हो। लेकिन एक्चुअल में मैंने जेड को ऐसे बनाया है और एक्स वाई एक्सिस ऐसे बनाए थे, तो यहाँ 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 और यहाँ है। आप इमेजिन कैसे भी कर लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है और जो चीज़ें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल है। तो ये इस तरीके से पिक्चर ये बन के आती है। ठीक है, इनको बनाइए। हाँ, डी लिखा ना मैंने, डी है।
सर 365 में एक्चुअल में ओरिजिन से मिले हुए नहीं, इसलिए वहाँ पे नोड बन गए। मिले हुए हैं ये सब, ऐसे यहाँ से चालू होते हैं ये। तो सर फिर नोड बन गए इसलिए नोड कहाँ बन गई? नोड कहाँ मैंने बनाई? ये नोड थोड़ा ना है, ये नोड थोड़ा ना है, तो नोड नहीं है ये ऐसा लोब नहीं है, ये डोनट टाइप की शेप है। जो वो सांभर वड़ा जो होता है, मतलब कि इडली वड़ा, इडली तो होती है ऐसे ठोस, वो वाइट कलर की बनती है चावल की, ऐसी उसको जब एक तरीके से पका देते हैं तेल में, उसको जो वड़ा रहता है वो ऐसा डोनट शेप का रहता है। हाँ, रिंग तो एक शार्प लाइन है, वो डोनट में वॉल्यूम है, जैसा रिंग है और स्पेयर है ना, ठीक है, इस तरीके। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि एक स्पेरिकल शेल है, स्पेरिकल शेल में वॉल्यूम नहीं है, अगर थिकनेस उसकी 0 कर दें, और स्पेयर के अंदर वॉल्यूम है, तो रिंग तो एक ऐसे हो जाएगी, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, और डोनट ऐसे शेप का एक ये है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो टोरॉइड, टोरॉइड नहीं पढ़ते, जो कोयल ऐसे बनी हुई है वो टोरॉइड, तो टोरॉइड ऐसा शेप की रहती है, उसके अंदर अपना एक वॉल्यूम है, तो ऐसे यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम है इसके अंदर। ये रिंग नहीं है, फ्लैट नहीं है, डिस्क नहीं है, ये एक वॉल्यूम है उसके अंदर। हाँ, टायर मान लीजिए, ये एक टायर है, टायर मान लीजिए, टायर एक परफेक्ट एग्जांपल है, टायर है। हो गया? चलिए, अब एफ ऑर्बिटल भी होते हैं, लेकिन एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो एक तो उनके नाम भी काफी कॉम्प्लेक्स है, उनकी जो शेप है काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे यहाँ पे 4 लोब्स हैं, ऐसे उनमें 6 या 8 लोब हो जाती हैं, और उनको इस तरीके से बोर्ड पे बनाना या समझना मतलब काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैंने बनाए हुए हैं, मतलब इंटरनेट से लिए हुए हैं, लेकिन इनको बनाना एज ए टीचर बनाना और उनको समझाना कि कहाँ पर हैं, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें किस तरीके से इनको बना पाएंगे, इनके नाम भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये इन जनरल स्टडी हम नहीं करते, और इन जनरल इनकी शेप से रिलेटेड वो जनरली पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये खुद में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर जानी एस ऑर्बिटल की शेप जानी, पी ऑर्बिटल की शेप जानी, और डी ऑर्बिटल की शेप जानी। अब आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिए नोड्स, हेडिंग डालिए नोड्स। नोड्स, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक स्ट्रिंग को जब हम दो उस पर बांध देते हैं, और स्ट्रिंग के अंदर जब स्टैंडिंग वेव बन जाती है, तो स्टैंडिंग वेव में आपने इस तरीके से देखा होगा, ये जो पॉइंट है जहां पर स्ट्रिंग में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, स्टैंडिंग वेव पता है, वेव ऐसे जाती है फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो इस तरीके के लूप बन जाते हैं, है ना।
तो ये जो पॉइंट है या ये जो पॉइंट है, इन्हें क्या बोला जाता है फिजिक्स में? नोड बोला जाता है। नोड का मतलब होता है जहां पर कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, और इनको क्या बोला जाता है? इन जगह को एंटी नोड बोला जाता है। तो हमें मतलब है बेसिकली नोड से। तो जैसे स्ट्रिंग में या स्टैंडिंग वेव में नोड का मतलब होता है जहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, उसे बोल दिया जाता है नोड। ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल में नोड उस पॉइंट को बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, या आप ये मान लीजिए जहां पर मैंने कोई डॉट प्लॉट नहीं करी, जहां पर डॉट की प्लॉटिंग जीरो है या डॉट नहीं है, वो पॉइंट आपका नोड है। तो लिखिए, नोड्स में लिखिए, इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल हाँ, नोड्स में लिखिए, इन एन ऑर्बिटल कॉमा nodes are defined as the points, nodes are defined as the points where the probability of finding an electron, where the probability of finding an electron is zero, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू भी बताई जाती थी। क्या था वो? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर भी तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को ही बताता है ना। और साई स्क्वायर की ही जब मैथमेटिकल प्लॉटिंग करते हैं तो आपको ये ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आगे लिखिए, एट नोड साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। नोड पे आपका साई स्क्वायर आपका जीरो हो जाएगा। अगर कोई आपको न्यूमेरिकली कोई इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि यहाँ पर नोड है तो आपको साई स्क्वायर को जीरो करना है, ठीक। नेक्स्ट लाइन लिखिए, टू टाइप्स ऑफ नोड्स आर डिफाइंड इन ऑर्बिटल्स, टू टाइप्स ऑफ नोड्स आर डिफाइंड इन ऑर्बिटल्स, टू टाइप ऑफ नोड्स आर डिफाइंड इन ऑर्बिटल्स। तो पहला लिखिए, रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड, रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड, रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड। देखिए, एटम को जब हमने माना था तो हमने माना था कि एटम में बीच में न्यूक्लियस है और वो स्पेरिकल शेप का एटम पूरा है। तो उस न्यूक्लियस पे आप एक स्ट्रिंग बांधिए और स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग बांधिए और उसे कहीं पर भी ऐसे घुमाइए। तो कहीं पर भी अगर आपको उस स्ट्रिंग को घुमाते टाइम अगर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही तो आप बात कर रहे हो रेडियल नोड की। और जब आप इसको ऐसे घुमाते हो तो आपको एक स्पेरिकल सरफेस मिलता है, तो हम इसे बोलते हैं रेडियल नोड, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में हम रेडियल वे में हम डायरेक्शन ले रहे हैं। तो रेडियल नोड या फिर इसी को बोलते हैं स्पेरिकल नोड, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो किस फंक्शन को यूज कर रही है? आर को, क्योंकि आर फंक्शन है जो केवल आर में बात करता है। तो जहां पर आर इक्वल्स टू जीरो हो जाए दैट मीन्स आपका रेडियल नोड है, ठीक है। तो इसलिए हमने आर थीटा फाई पढ़े थे। तो लिखिए इसमें, रेडियल नोड आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, रेडियल नोड्स आर डिफाइंड in terms of radial distance और रेडियल डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करता था? वो छोटे आर से, है ना। तो ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल आर, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम द कहां से नापता है उसको? न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, फुल स्टॉप। द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड, for any orbital is given as, तो देखिए, नंबर ऑफ रेडियल नोड, इसकी वैल्यू हम कितने रेडियल नोड है इसकी वैल्यू हमें मिलती है n-l-1 से।
n माइनस एल माइनस 1 से। कैसे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि एक नोड का फॉर्मूला और आएगा तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम रेस करते हैं, रेस जैसे बहुत सारे 10-12 बच्चे हों और रेस शुरू होती है तो कैसे बोलते हैं, रेडी 3 2 1, है ना। तो कैसे याद रखेंगे इसको, हैशटैग हाउ टू रिमेंबर रेडी 3 2 1, तो n माइनस एल माइनस 1 ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, मान लो आपके पास है 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू s के लिए क्या है 0 और -1, तो आपका आ जाएगा 1। तो इसका मतलब 2s ऑर्बिटल के अंदर एक रेडियल नोड है जो कि हमने पिक्चर में बनाया, तो एक छोटा पहले एक डॉट की फ्लोटिंग थी, फिर एक बाहर थी शेल और बीच में कुछ नहीं था, तो वो रेडियल नोड थी, तो एक रेडियल नोड थी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें 3p ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो आपके कितने मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड आपका यहाँ पे मिल जाएगा 3 माइनस एल की, p के लिए l की वैल्यू 1 -1, तो इसमें भी आपका एक रेडियल नोड था। ठीक है, तो पहले वो छोटी थी फिर वो बड़ी थी, उसमें बीच में जो आ रहा था आप कहीं पर भी ऐसे घुमाइए तो आपको वो 0 ही मिलने वाला है। देखिए इसको, हो गया। चलिए अब अगली है आपकी एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, चलिए तो एंगुलर नोड को समझते हैं कि एंगुलर नोड क्या है। तो मुझे बताइए अपने अनुमान से कि जैसा रेडियल नोड जो साई फंक्शन था, साई फंक्शन जब हमारा बना था, जब हम साई पढ़ रहे थे कल, तब तो हो सकता है आपको चीजें कि क्या चल रहा है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे वे कनेक्ट होती हुई दिख रही होंगी। जो हमने साई यहाँ पर मैंने लिखा था फाइनली, तो साई इक्वल टू मैंने लिखा था कि ये रेडियल पार्ट है और ये क्या है, एंगुलर पार्ट है, और एंगुलर पार्ट के अंदर उसने दोनों एंगल ले लिए थे, थीटा भी ले लिया था, फाई भी ले लिया था। तो साई की वैल्यू 0 करने के लिए दो फंक्शन है, दोनों में से एक भी कोई भी एक फंक्शन 0 हो जाए तो साई 0 हो जाएगा। तो अभी हमने किससे 0 किया, रेडियल वाले पार्ट को 0 करके हमने 0 किया। हम दूसरे वाले पार्ट को 0 करके भी तो 0 कर सकते हैं ना साई को। तो दूसरे वाला पार्ट जो एंगुलर नोड है वो किस में डील कर रहा होगा, जैसे रेडियल पार्ट डील कर रहा है आर में, ऐसे एंगुलर पार्ट किस में डील कर रहा होगा, थीटा और फाई में, है ना। थीटा और फाई में कैसे आप इसको समझेंगे, देखिए अब मैं एक्स वाई एक्सिस को ऐसा प्लेन इस टाइप से बना लेता हूं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और आपका ये 2px को मैं बना लेता हूं, है ना, मैं बना लेता हूं 2px। तो 2px आपका इस तरीके से बन रहा है, ये आपका इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, अगर मैं यहां से एक लाइन प्लॉट करूं ऐसे, ये मैंने प्लॉट करी और एक मैंने प्लॉट करी यहाँ पर, ये प्लॉट करी, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये प्लॉट करी और ये प्लॉट करी, तो ये जो पूरा रीजन आपके पास बन रहा है, कोई मुझे बताएगा इसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, 0। यहां पर तो कोई डॉट है ही नहीं, डॉट तो सब इसमें है। दैट मीन्स यहां पर अगर आप कोई कहे कि जी भैया यहाँ पर जो वैल्यू है एंगल आप 30 डिग्री से ले लो, तो 30 से अगर आप जाते हो कितना 120 तक या जो भी बन रहा है 150 तक अगर जाते हो, 30 से 150 तक जाते हो, तो इस पूरी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि ये एंगुलर नोड है, इस एंगल से इस एंगल के बीच में 0 कर देती है। तो
तो साई का जो फंक्शन था, जो उसका आपका एंगुलर पार्ट था, उसमें थीटा और फाई की पर्टिकुलर वैल्यू के सेट के लिए, इतने से इतने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के फाइंड की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, और इसे बोला जाता है एंगुलर नोड। समझ में आया? तो लिखिए, एंगुलर नोड्स आर डिफाइंड, एंगुलर नोड्स आर डिफाइंड angular nodes are defined in terms of angle, in terms of angle theta and phi, in terms of angle theta and phi, full stop. The number of angular node, the number of angular node in any orbital, the number of angular node in any orbital is given as the value of, is given as the value of L, is given as the value of L. तो number of radial node, radial node क्या हो जाएंगी? L से, L से आपकी आ जाएंगी। हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड है ना, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, तो एंगुलर, तो एंगुलर के लिए L कैपिटल डालें, एंगुलर, L पर दबाव हम डालेंगे, एंगुलर तो ऑटोमेटिकली L आ जाएगा, एंगुलर नोड तो आपके हो जाएंगे इक्वल्स टू L से, है ना। तो S ऑर्बिटल के अंदर कोई एंगुलर नोड नहीं होगी, S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के अंदर आपकी 1 होगी और D के अंदर आपकी 2 होंगी। तो ये जो पूरा ब्लू से हमने बनाया है, ये पूरा एक ही रीजन बोला जाएगा। और ध्यान दीजिए, अगर मैं D बनाता तो फिर वहां पर आमने सामने वाला एक और आमने सामने वाला एक मैं ब्लू से बना सकता है, एक रेड से, तो वहां पर 2 बोली जाती। समझे? नहीं समझे? हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर ये बनाया हुआ होता, मान लो मैं बनाता हूं यहां पर ये 3D(x² - y² बनाता हूं, तो ये अगर x है, ये आपका y है, तो एक ये आपका ऐसा बनता, एक ये आपका ऐसा बनता, एक यहाँ पर ये बनता और एक यहाँ पर ये बनता, ये बनता ना। तो यहाँ पर 2 रीजन इस टाइप से नहीं बोलूंगा मैं, एक तो रीजन मैं आपका ये बोलूंगा, इसको मैं पूरा मान लो ब्लू से शेड कर देता हूँ, तो मैं इसको बोलूंगा ये है, और अगर मैं यहाँ पर एक ये बनाता हूँ, एक मैं ये बोलूंगा, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 रेडियल नोड हम इसको बोलेंगे। आमने सामने वाला एक ही काउंट किया जाएगा। बेसिकली क्या है, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए नहीं है, बिल्कुल मिले हुए नहीं है, तो ये लाइन पूरी यहाँ से पार जाती है, ऐसे ये पार जाती है, और यहाँ से भी ये लाइन बेसिकली पूरी पार जाती है। तो ये पूरा मिलकर एक रीजन है ये, ठीक है। तो ये 2 नहीं है, ऐसा नहीं कि इधर वाले अलग इधर वाले अलग, इस पूरे इसको सिस्टम को एक बोलते हैं। इसमें यहाँ पर एक रेड वाला है, ये ब्लू वाला है, यहाँ पर 2 है। हाँ, ये सेम साइज के होते हैं, सिमेट्रिकल है, जितने साइज की ये लोब है उतने की ये है, सब ये है। बनाइए इसको,
हो गया। चलिए अब अगली चीज बात करते हैं। तो यहाँ पे ये है टोटल नोड्स ना। टोटल नोड्स किसको बोला जाएगा? नंबर ऑफ रेडियल नोड प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड। तो ये आपका होता था n माइनस एल माइनस 1 और ये आपका होता है l। तो टोटल नोड आपकी बन जाती है n माइनस 1। ठीक है, एक ये है। चलिए आगे बात करते हैं नोडल प्लेन। अगर लिखिए, ये लिख लिया नोडल प्लेन। तो देखिए दोबारा से हम बनाते हैं। यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर आपका ये आपका 2px हम यहाँ पर बना रहे हैं। 2px, एक लोब आपकी ये है, एक लोब आपकी ये है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा प्लेन है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस ये होगी। तो ये जो पूरा प्लेन है ये आपका वाई जेड प्लेन बोला जाएगा। तो ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन पर, पूरे प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ऐसे लूँ, इस पूरे प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए? 0 है ना। तो ये जो है आपका क्या है? ये वाई जेड प्लेन है। ये आपका है, यहाँ पर है ये वाई जेड प्लेन। तो इसी तरीके से जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक ऐसा प्लेन मौजूद होगा, ऐसा प्लेन जिस पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये वाला पर्टिकुलर प्लेन है, ये आपको पर्टिकुलर प्लेन है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। यहाँ पर और यहाँ पर आपके लोब्स हैं और इस पूरे प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो ऐसा प्लेन जिस पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने प्रोबेबिलिटी 0 से बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, तो लिखिए इसमें नोडल प्लेन इज द प्लेन nodal plane is the plane at which the probability of finding of electron is 0 ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो s ऑर्बिटल है उसमें क्या कोई ऐसा प्लेन हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो? नहीं, क्योंकि स्फेरिकल है। आप कहीं से पास करिए तो उस पर कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। p ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन हो सकता है? हाँ, दोनों लोब्स के 20 में से पास हो रहा है। ठीक, और d ऑर्बिटल में नोडल प्लेन हो सकता है? हाँ, 2 हो सकते हैं उसमें ऐसे लोब्स हैं, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन किससे आ जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एल से। तो नोडल प्लेन किससे आ जाएंगे आपके, नोडल प्लेन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एल से आपके नोडल प्लेन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोडल एल, एल पर दबाव डालेंगे, नोडल एल का मतलब एल से वैल्यू आ जाएगी, एंगुलर लर मतलब एल से वैल्यू आ जाएगी, और रेडियल मतलब रेडी 3 to 1 है, 3 माइनस एन माइनस एल माइनस 1। देखिए इसको, इसमें नीचे लिखिए s orbital has zero nodal plane, s orbital has zero nodal plane, s orbital has zero nodal plane। नेक्स्ट लिखिए p orbital has one nodal plane, p orbital has one nodal plane। और नेक्स्ट लिखिए d orbital has two nodal plane, d orbital has two nodal plane। अब यहीं पर अगर हम देखें 3D Z² को, तो 3D Z² के अंदर कोई ऐसा प्लेन आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन है ना, हमने D में बोला 2 हैं, तो 3D Z² को छोड़ के सब में 2 हैं, लेकिन 3D Z² में 2 नोडल कोन हैं, मतलब जैसे ये डोनट शेप पर ये हैं, ऐसे यहाँ से कोन है पूरी, एक कोन इधर है और एक कोन इधर है, तो वहाँ पर 2 नोडल प्लेन नहीं है, वहाँ पर 2 नोडल कोन बोले जाते हैं। तो लिखिए इसमें DZ² does not have nodal plane, comma, it has 2 nodal cone, it has 2 nodal cone, इसके पास 2 नोडल कोन होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब आप बैठ कर यहाँ पर क्वेश्चंस करिए, क्योंकि कई बच्चे नहीं आए हैं, तो पहले क्वेश्चन करिए, मैं यहीं पे बैठा हूँ उसमें से, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वो पूछिए।